नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अनपढ़ सासू माँ। माँ आपसे कितनी बार कहा है कि गुड़िया को उटपटांग सी बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा सुधीर अपनी माँ मालती देवी पर भड़कते हुए बोला तो वो चौंक गई। पर बेटा, मैंने ऐसा क्या सिखा दिया गुड़िया को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो? इतने में उनकी बड़ी बहू निशा बाहर निकली और कहने लगी, माँ जी, आज सुबह से आपकी गांव की भाषा में ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है हमारी बच्ची। हम उसे इतने महंगे स्कूल पीडीएम प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वो अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और आगे उसका कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो सके। लेकिन आप हैं कि हमारी कोशिशों पर पानी फेरने पर तुली हुई हैं। मालती देवी जो हैरानी से अपनी बेटी और बहू की बातें सुनती जा रही थी, इतने में बहू अपने पति सुधीर से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की गवारों वाली भाषा तो हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। ना जाने इसके लिए क्या क्या सपने देखे हैं मैंने। अपनी माँ से कहिए जरा दूर ही रहे हमारी बच्ची से। मालती देवी जो काफी देर से अपनी बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनती जा रही थी, बड़ी बहू तीर के समान चुभने वाले शब्द अनवरत बोलती जा रही थी और बड़ा बेटा सुधीर सामने चुपचाप खड़ा था कि अपनी पत्नी के व्यवहार को सहमति दे रहा था। 8 महीने पहले ही पति के देहांत का गम झेल चुकी मालती जी आए दिन अपनी बहू के ताने का शिकार बनी रहती थी। मालती जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे सुधीर की एक बेटी जिसे सब लोग प्यार से गुड़िया बुलाते हैं, और छोटे बेटे निखिल की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। हुआ यूं था कि मालती देवी जी अक्सर काम करते हुए अपने गांव के लोकगीत गुनगुनाया करती थी और इन गीतों के साथ जुड़ी अपने बचपन की यादें ताजा कर लिया करती थी। एक दिन गुड़िया ने अपनी दादी को यह गीत गाते हुए सुन लिया और तोते की तरह कुछ शब्दों को रट लिया। नतीजन बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल कर दिया। दरअसल यह मुद्दा तो केवल एक बहाना था अपनी सास पर रौब जमा कर रखने के लिए। बहू जानती थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, इसलिए उन्हें दबा कर रखने के लिए वो आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाकर कलह शुरू कर देती थी और सुधीर को हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी की देखा देखी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद मालती जी ने अपने होठ सीकर रहना ही उचित समझती थी। वैसे यह पहली बार नहीं था जब मालती जी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिला हो। कारण यह भी था कि मालती जी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, जहां अंग्रेजी विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। ऊपर से गांव में रहने के कारण उसकी भाषा पर ग्रामीण शब्दों का प्रभाव था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें अपनी नंद से देहाती और गंवार होने के ताने मिलते रहते थे। लेकिन जब पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा माँ बाप की बेटी निशा मालती जी की बहू बनकर घर में आई, उसके बाद ऐसे ताने देने का मोर्चा बहू ने संभाल लिया। इतने सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते मालती जी का आत्मविश्वास भी बहुत कम हो गया था। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक होती थी। कभी कभी वो खुद से ही पूछ बैठती थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? छोटे से गांव के साधारण से परिवार से संबंध रखती थी मालती जी, जिनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का भी बोझ पड़ा था। परिवार पर घर की मुखिया दादी थी, पिताजी की हर बात मानते थे, तो माँ का जीवन भी दादी के इशारों पर ही चलता था। माँ को तो कुछ कहने का अधिकार कभी था ही नहीं। माँ पिताजी को वही करना होता था जो दादी कहती थी, तो तीनों बहनों का जीवन भी दादी के ही इशारों पर चलने लगा। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना मालती जी का बचपन से ही सपना था। लेकिन गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी का फरमान आ गया कि पढ़ाई लिखाई बंद करके अब घर के काम करो। लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी, बाबूजी कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, मालती जी ने कहा तो रौब भरे स्वर में दादी बोली, थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो तो सर पर बैठ गई हो, और ज्यादा पढ़ गई तब तो जाने क्या करोगी। मालती जी के तमाम विरोध के बावजूद पिता ने वही किया जो दादी ने कहा।
आत्मनिर्भर बनने की बात को यह कहकर रफा दफा कर दिया गया कि अब अपने घर में ही पढ़ना लिखना और आत्मनिर्भर बनना। मालती अवाक रह गई थी, यह सोचकर कि किसका घर है जहाँ मैं जन्म लिया, जहाँ मैं अब रह रही हूँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई की जिद थी। मालती जी तो अपनी सहेलियों से ही किताबें मांगकर ले आई और छुप छुप कर पढ़ाई कर लेती। भले ही 12वीं पास ना कर सकी, लेकिन 12वीं तक का ज्ञान उसने हासिल कर लिया था। महज 18 साल की उम्र में उसका विवाह बड़े शहर के एक परिवार के 30 साल के लड़के से कर दिया गया। सारे ख्वाब टूट चुके थे। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़ी लिखी जिठानी और स्नातक पास नंद उसे अपने से कम समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता, यह कैसी देहाती भाषा में बात करती हो। जिठानी को सहेलियों से अंग्रेजी भाषा में बात करते हुए देखा तो फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। पतिदेव ने फॉर्म भरवा दिया और 12वीं की परीक्षा भी दिलवा दी। 12वीं पास होने के बाद मन खुश हो गया कि आगे पढ़ने को मिलेगा तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सासू माँ ने साफ निर्देश दे दिया कि अब घर बैठकर गृहस्थी संभालो, पढ़ने लिखने का समय अब निकल चुका है। बड़ा बेटा सुधीर पैदा हुआ तो 1 वर्ष के बाद छोटा बेटा निखिल भी इस दुनिया में आ गया। तो पतिदेव ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तब तुम सारे ख्वाब पूरे कर लेना। मालती जी ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। पति का प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली सीढ़ी बनी थी मालती जी। धीरे धीरे अपने ख्वाबों को तो जैसे भुला ही दिया उसने। आज जब मालती ने अपने बेटे बहू के मुंह से भी अपमानजनक बातें सुनी, उसका धीरे जवाब दे गया। अकेले में जाकर खूब रोए, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को मालती जी खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो भीड़ में से अचानक एक आवाज उसके कानों से टकराई, मालती ओ मालती। मालती को यह सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर सहसा बोली, रज्जो। पीछे मुड़कर देखा तो रज्जो ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर मालती बच्चों की तरह चहक उठी। चल पास के रेस्टोरेंट पे चलकर बैठते हैं, रज्जो ने कहा। इतने साल बाद तू यहाँ ऐसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था मालती। मेरे यहाँ के गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है, तो मेरे पति ने भी यहाँ पर ही ट्रांसफर करवा लिया है और बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं। दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? मालती, बहुत बड़े ख्वाब थे तुम्हारे, कहीं नौकरी कर रही हो या फिर बिजनेस? रज्जो द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर मालती अचानक ठिठक गई। सोचने लगी, क्या ख्वाब भी थे मेरे। फिर याद आया, हाँ ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे मेरे। इन आंखों में सोचते सोचते आंखों आंसुओं से भर आईं और रुंधे गले से बोली, पति ही अब ना रहे रज्जू। 8 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गए। यह बात सुनकर रज्जो को झटका लगा। मालती की आंखों से आंसू पोंछते हुए रज्जो उसको गले लगा पड़ी। कुछ देर बाद रज्जो ने पूछा, तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा क्यों नहीं तुमने? अपनी पढ़ाई करके शिक्षिका बनना चाहती थी मैं। शादी से पहले दादी के हिसाब से जिंदगी चलती थी। शादी के बाद सास ने चूल्हा चौका संभालने को कह दिया और अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहू के इशारे पर नाच रही हूँ। वो नौकरी कर रही हैं तो मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ। ऊपर से अनपढ़ गवार का ताना मेरे सिर पर लगा है सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई। इस उम्र में तो पढ़ाई नहीं कर सकती ना। ख्वाब पूरे ना कर पाने की वर्षों पुरानी टीस आज मालती जी के आंखों के आंसुओं के जरिए बाहर आ निकली। रज्जो अवाक रह गई और हैरानी से उसे देखती रही। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों अभी कौन सा समय बीत गया है और क्या हुआ है तेरी उम्र को? लेकिन रज्जो, अब अपने ख्वाब पूरे करने निकलूंगी तो सबसे पहले तो घर के लोग ही हंसेंगे मुझ पर, हंसेंगे और जग हंसाई होगी सो अलग।
मालती, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, फिर तीसरे दिन भूल जाएंगे। तू लोगों की मत सोच, तू वो कर जो तुझे करना है, जो तुझे खुशी देता है। यह बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। तलाश मालती अपने अंदर की उस चुलबुली और बेबाक लड़की को जगा, जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। तू आज भी वो सब कुछ कर सकती है जो उस समय कर सकती थी। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन तुम हिम्मत रखकर डटी रहना। हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रज्जू ने मालती को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लासेस का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बातों ने मालती जी में जैसे नई हिम्मत का संचार कर दिया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया है। जैसे जैसे वो घर की ओर बढ़ती जा रही थी, उसके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तड़प भी बढ़ती जा रही थी। कहते हुए मालती जी ने घर का प्रवेश द्वार खोला। सामने देखा दोनों बेटे सुधीर और निखिल घर पहुंच चुके थे और बहुएं रसोई घर में खाना पका रही थी। शॉपिंग बैग को एक तरफ रखते हुए मालती जी ने इस समय बात करने की ठानी और आकर सबके साथ बैठ गईं। दोनों बहू भी बाहर आ गईं। अच्छा हुआ तुम सब यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बेटे मालती जी की बात सुनकर कुछ हैरान से हुए और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। माँ साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? मैंने तय कर लिया है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मालती जी ने अपनी बात रखी तो सब हैरान हो गई। माँ, मंदिर और सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक पाल लिया अब अपने? सासू माँ, यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है, कुछ तो सोचकर बोला कीजिए। बहू तंज करने के इरादे से बोली, दिमाग ठीक तो है, यह कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आज? तौरिया चढ़ाते हुए बड़ा बेटा सुधीर बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह क्या तरीका हुआ बात करने का सुधीर? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे मेरे दिल में, और यदि मैं अब उन्हें पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? इसमें सही भी क्या है माँ? निखिल की आवाज आई। आप इस उम्र पढ़ाई करने के लिए निकलेंगे तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरे दोस्त वो तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी, तंज करती हुई बोली, माँ जी अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई है और आपको यह सब करने की सोच रही हैं, और यदि सब कारनामे करने ही हैं तो कहीं और जाकर कीजिए, इस घर में यह सब नहीं चलेगा। बेटे बहुएं अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मालती जी वहीं स्तब्ध सी बैठी रह गईं, लेकिन एक बार उसकी बाकी मन ने बेटे बहू के फरमान को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अब भी वो हमेशा की तरह दब गईं तो सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा जिंदगी में, कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह तक मालती जी ने सोच लिया कि उसे अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो मालती जी भी कॉलेज जाने के लिए निकल गईं। कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर रजनी वर्मा। मन ही मन सोचने लगी, कितना गर्व महसूस करती होगी रज्जू अपने नाम अपने आप पर। इतने में गार्ड आकर पूछने लगा, किससे मिलना है आपको? प्रिंसिपल से मिलना है, मालती जी ने कहा तो गार्ड होने ऑफिस में ले गया। मालती को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते देख रज्जू बहुत खुश हुई। मालती जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन जब मालती जी अपनी सहेली से कहा कि घर के हालातों के कारण वो प्रतिदिन क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे तो रज्जू कुछ सोच में पड़ गई। लेकिन उसके तुरंत बाद चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरते हुए कहने लगी, इसका भी हल है मेरे पास।
जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाए, उन्हें हम वीडियो के जरिए लेसन उपलब्ध करवा देते हैं। कल से रोज की कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन से ही मालती जी ने बेटे बहू के जाने के बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन मालती जी रात को भी पढ़ाई करने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकालती थी। दोनों बहू को कभी कभार कुछ शक भी होता था कि माँ जी ने मोबाइल फोन के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। समय समय पर रज्जो भी फोन करके मालती जी की पढ़ाई के विषय में जानकारी लेती रहती थी। पढ़ाई करते करते अब मालती जी में भी बात आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। समय बीतने लगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज मालती जी कुछ बैठी बेचैन सी थी, क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आने था। रसोई घर का काम करते करते ही मालती जी इसी बारे में सोच रही थी। इतने में रज्जो का फोन आया। मालती, तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुमने तो कमाल कर दी। ग्रेजुएशन की 3रे वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। मालती जी, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपनी जैसी अन्य औरतों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। मालती जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर लाई। देखा, अखबार में प्रथम पेज पर उसकी फोटो के साथ हेडलाइन लिखी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस उम्र में चाहें उस उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। ऐसी मिसाल को जिंदा रखने में योगदान दिया है 50 वर्ष की मालती देवी ने। अखबार में अपना नाम और तस्वीर देख मालती जी फूली नहीं समा रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव आए, वह आज से पहले कभी नहीं आए थे। मालती जी मन ही मन सोच रही थी कि जब वो बात अपने बेटे बहू को बताएगी, अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फोटो दिखाएंगे, तो उन्हें एहसास होगा कि अपनी माँ को पढ़ाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो लोग। आज मेरे बेटे गर्व महसूस करेंगे मुझ पर, सोचते हुए अंदर ही अंदर उत्साहित होकर मालती जी अब और इंतजार नहीं किया जा रहा था। शाम को सब बेटे बहू घर आए तो मालती जी ने बड़ी खुशी खुशी अखबार सबके सामने रख दिया। बड़ा बेटा सुधीर अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी त्योरियां चढ़ गईं। माँ, यह सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? पहले भी आपको यही बात समझाई थी कि यह सब नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा तभी मैं सोच रही थी इतने दिनों से माँ जी फोन पर क्या कर रही हैं, तो यह गुल खिला रही थी आप। बहू, थोड़ा तमीज से बात करो, यह कैसा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? मालती जी ने विरोध जताया। बड़ी बहू, जब तक मैं पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी और दिन भर तुम मुझे इसी बात के ताने दिया करती थी, और यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसने भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम लोग तो नौकरी पर चली जाती थी, मैं पीछे घर का सारा काम निपटा कर अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। अपने ये ख्वाब तो मैं बहुत पहले पूरा करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों के लिए मैं अपने ख्वाबों को भूल गई। तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखी। मैंने जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है। कितनी गलत थी मैं, जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भूल गई थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए मालती जी रुधे गले से बोलने लगी, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं इसके आगे बीएड की पढ़ाई भी शुरू करूंगी। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतने पर भड़कते हुए छोटा बेटा बोला, माँ, अगर आपको यह सब काम करने हैं तो आप कहीं और जाकर रहिए। यह तमाशा अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज रिपोर्टर मालती जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पर पहुंच गए और मालती जी से प्रश्न पूछने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में कि आप इसके बाद क्या करने का सोच रही हैं, तो मालती जी ने कहा, मैं आगे बीएड की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और साथ में ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। रविवार था तो बेटे बहू भी घर पर थे। अपनी माँ को इंटरव्यू देते हुए देखकर मन ही मन क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन न्यूज रिपोर्टर के सामने कुछ ना बोल सके।
लेकिन जैसे ही न्यूज रिपोर्टर निकले वे अपनी माँ पर बरस पड़े। माँ, आखिर यह तमाशा कब तक चलने वाला है? बड़ा बेटा सुधीर बोला। तो मालती जी ने जवाब दिया, बस कुछ 4 दिनों तक नहीं। बेटे बहू हैरानी से मालती जी की तरफ देख रहे थे कि माँ इतनी आसानी से कैसे मान गई। लेकिन अगले ही पल मालती जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और जाकर रहूं। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि यह घर मेरा है और 10 दिन में इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। मालती जी ने अपने बेटों की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं आत्मव्यवहार बनाकर अकेली रहूं और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। यह सुनकर बेटे बहू हैरान रह गए, लेकिन कुछ करने में असमर्थ थे, क्योंकि मकान मालती जी के नाम पर ही था। मालती जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गईं। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जा रहा था। मालती जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मालती कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।